Hello, welcome student. Today we will understand the nationalist movement second. या फिर हम इसको कह सकते हैं The March of Freedom 1919 to 1947. यहाँ ये मार्च का मतलब मंथ से नहीं है, यहाँ मार्च से मतलब मार्च पास्ट से है, यानी कि वो टाइम जो फ्रीडम के लिए उन्होंने स्पेंड किया था, उस फ्रीडम की लड़ाई में जो टाइम इन्वेस्ट किया था उसी को यहाँ मार्च पास्ट या मार्च ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। ये हम यहाँ पे जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो हमारे पास रहेगा 1919 से लेकर के 1947 तक। ये हम इसका दूसरा फेज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी, जिसके अंदर हमने नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में स्टडी की थी, हमारे रिवॉल्यूशंस के बारे में, रिवॉल्यूशनरी के बारे में स्टडी की थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में स्टडी की थी, और उसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और मुसलमानों का खिलाफत मूवमेंट के बारे में यहाँ भी स्टडी करेंगे। तो इन सब के बारे में लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी, लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी। यस, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ किसकी? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। हु वाज महात्मा गांधी? महात्मा गांधी वाज द लीडर ऑफ इंडिया। इसका जन्म He was born in Gujarat, Porbandar city, 2 अक्टूबर 1869। ये पोरबंदर का है बेटा। यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। इट्स ओके। महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई, और 1883 में कस्तूरबा गांधी से उसकी मैरिज हो गई। इट्स ओके। महात्मा गांधी ने लॉ करने के लिए इंग्लैंड में चले गए और वहां से लॉ की डिग्री लेकर के ये 1915 में इंडिया लौटे, रिटर्न आए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। कई बार कॉम्पिटिशन में इसका शॉर्ट नाम है वो अम के गांधी आ जाता है, तो ये वो ही महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम है। इट्स ओके। गांधी नाम इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द आचार्य, गुरु कह सकते हैं या टीचर कह सकते हैं, कि रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के गुरु थे, उसने इसका नाम है गांधी दिया था। उससे पहले इसको गांधी के नाम से नहीं जाना जाता था। इट्स ओके। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है उसको आज हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को नेशनल फेस्टिवल। हमारे पास 3 ही नेशनल फेस्टिवल होते हैं। 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है, 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है, और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का बर्थडे है। उस दिन को हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा कि ये जब इंडिया रिटर्न आए थे तो इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। सत्याग्रह क्या होता है बेटा? सत्याग्रह इट मीन्स पॉलिसी ऑफ महात्मा गांधी। इट इज imposed for getting the rights. It is a non-violence. ये नॉन वायलेंस है, महात्मा गांधी की पॉलिसी है, और राइट्स को गेन करने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए महात्मा गांधी ने
इम्पोज किया था इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास जब महात्मा गांधी यहाँ इंडिया में आए थे तो ये वकालत करने के लिए, ला करने के लिए तो इंग्लैंड गए थे, बट इंग्लैंड में जाने के बाद ये अफ्रीका वहां से रिटर्न हो गए और उसके बाद में ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में गए थे। कहां चले गए थे वो मैं आपको बता रहा हूं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बेटा, इसके अंदर आप सबसे लास्ट में यहां नीचे देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका है। और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। ये जो कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, दिस एरिया वर कैप्चर्ड बाय द यूरोपियन पब्लिक। यूरोपियन पब्लिक यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में आई थी यूरोप की पब्लिक, इट मीन्स यहाँ से पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, फ्रांस से आए थे और ये इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे। ठीक वैसे ही इन लोगों ने इस एरिया को कैप्चर किया था। ओके, इस एरिया को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे जो इसके ओरिजिन है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनका जो कलर है वो ब्लैक है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जो पब्लिक यहाँ ट्रांसफर होके गए थे वो व्हाइट है। अब ब्लैक कलर के लोग यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता था। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे, महात्मा गांधी एंटर्ड इन रेलवे बग्गी, रेलवे कोच। आफ्टर दैट दिस कोच वाज ए रिजर्व फॉर ए व्हाइटनर। जो व्हाइट लोग थे उनके लिए रिजर्व थे। ब्लैक पीपल्स डिड नॉट अलाउ इन दिस ए कोच। उस डिब्बे में ब्लैक बैठ नहीं पा रहे थे, महात्मा गांधी उसमें बैठ गए तो व्हाइट ने, जो यहां से यूरोपियन लोग जो गए हुए थे यहाँ अफ्रीका में, उन्होंने उठा करके उसको बाहर फेंक दिया। किसको? महात्मा गांधी। तो वो जो ब्लैक थे वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे वहां पे, उनकी कंट्री और उसका एक्सप्लोटेशन कौन कर रहे थे? व्हाइट कर रहे थे। इट मीन से यूरोपियन कर रहे थे। ओके, अब यूरोपियन कंट्री के साथ उनका जो स्ट्रगल, यूरोपियन लोगों के साथ जो स्ट्रगल चला हुआ था, वो स्ट्रगल उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह मूवमेंट। और जो महात्मा गांधी वहां से आए थे, उन लोगों का जो एक्टिविटी देख करके, उन लोगों का सत्याग्रह मूवमेंट का एक्सपीरियंस लेकर के उन्होंने काफी हद तक उसको वहां पे वो सक्सेस हो गए, यानी कि डिस्क्रिमिनेट के अगेंस्ट उन्होंने जो आवाज उठाई थी उससे वो राइट्स गेन कर पाए। ब्लैक लोगों के फेवरेबल कानून बनने लगे। तो वहां से इंस्पिरेशन लेकर के जब 1950 में वो इंडिया रिटर्न आए तो उन्होंने कैंपेन शुरू की। कैंपेन किसकी? सबसे पहले कैंपेन शुरू की थी उसने चंपारण। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्या है चंपारण? देखिए, ये जो बिहार डिस्ट्रिक्ट है यहां पे चंपारण है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स द इंडियन पीजेंट्स। इंडियन पीजेंट्स के लिए वो फोर्स करती थी। क्यों? दे वांटेड टू गेन ए ओपियम एंड इंडिको। इसलिए वो इंडिको और ओपियम के प्लांटेशन या टी के बाग यहां पे लगवाते थे। इस एरिया से दूसरे एरिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के प्लांटेशन में काम करने के लिए पहुंचते थे। इस एरिया के अंदर जब लोग एंट्री कर जाते थे उसको वहां से एक्साइल होने का कोई चांस नहीं होता था, बाहर निकालने का कोई भी सोच नहीं होता था। इसी बाउंड्री में काम करना होता था, वो भी लो वेजेस पे। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में। यहां पे मूवमेंट स्टार्ट किया था 1917। किसने? महात्मा गांधी। और उस मूवमेंट का नाम क्या दिया? सत्याग्रह मूवमेंट। क्यों स्टार्ट किया था? वो महात्मा गांधी वांटेड टू इंक्रीज देयर फ्रीडम एंड ए हाई वेजेस, कि वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेजेस कैसी हो? हाई हो और उनको आजादी मिले। तो महात्मा गांधी वांटेड टू गेट फ्रीडम फॉर द पीजेंट्स
and they wanted to increase a high wages. इस प्रकार से जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहां चंपारण के अंदर, इट मीन्स इस एरिया के अंदर लोगों ने इसको सपोर्ट किया और यहां से वो सक्सेस हुए। इससे इंस्पिरेशन लेने के बाद महात्मा गांधी खेड़ा, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात की पड़ती है, यहां पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया इसी से इंस्पिरेशन लेकर के, और ये स्टार्ट किया 1980। महात्मा गांधी स्टार्टेड नेक्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1918 फ्रॉम ए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम गुजरात। ये जो स्ट्रगल था ये पीजेंट्स के साथ में था, क्योंकि यहां से इस एरिया से क्या पूरे इंडिया से ही वो कैप्चर कर रहे थे, हाई लैंड रेवेन्यू ले रहे थे, और पीजेंट्स रिफ्यूज्ड देयर रेवेन्यू सिस्टम। They wanted to decrease the land revenue, so they supported to महात्मा गांधी। उन्होंने अपना लैंड जो रेंट था, रेवेन्यू सिस्टम था, उसको डिक्रीज करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी। आफ्टर ए फेलियर देयर क्रॉप से they wanted to remove their land revenue, so they started to सत्याग्रह मूवमेंट इन 1918। तो ध्यान रहे, यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स ने किया था, यहाँ पे पीजेंट्स ने किया था, और ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद ये वही है जहां कॉटन टेक्सटाइल मिल सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर जो ब्रिटेन की सिटी है, वहां पे कॉटन टेक्सटाइल मिल है, और वहीं से इंस्पिरेशन ले, वहीं की जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को जो फाइट करने वाला है वो हमारे अहमदाबाद है, जहां से सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल से क्लोथ्स तैयार होता है। ओके, तो महात्मा गांधी ने मिल वर्कर्स के साथ मिलकर के यहां भी उन्होंने स्ट्रगल किया, जो सत्याग्रह कैंपेन्स या सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यहाँ पे मिल वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स वांटेड टू फिक्स देयर वर्किंग आवर्स एंड दे वांटेड टू इंक्रीज देयर वेजेस। वो भी ठीक वैसे ही कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाए, हमारी पेमेंट सैलरी बढ़ाई जाए, और हमें टाइम में वर्किंग टाइम हमारे पास से फिक्स होना चाहिए या कम होना चाहिए। ये था बेटा सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या हमने पार्लियामेंट और रिफॉर्म या एक्ट ऑफ 1909 का हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी। इसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म नाम दिया था, क्योंकि वहां पे सेक्रेटरी और वायसराय ने अपने नाम पे ही एक एक्ट पास किया था। तो ठीक वैसे ही दूसरा एक्ट पास किया। ये दूसरा एक्ट पास कब किया? फिनिशिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में और 1919 में फिनिश हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने हमारे इंडियंस को बहलाने के लिए, उनको एक तरह से सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था, जिसका नाम क्या दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका दूसरा नाम क्या देंगे हम? मांटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म नाम इसका दिया हमने पहले, लास्ट 1909 का था, उसको हमने मार्लेमेंटो रिफॉर्म दिया, जिसका नाम मांटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिया। तो ये मांटेस्क्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके,
सेक्रेटरी और वायसराय ने दोनों ने अपने नाम पे ही एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम क्या दिया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट में हमें क्या मिला वो सुनिए। इस एक्ट में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है देखिए सुनिए। असेंबली का मतलब यहाँ पे हमारे पास पार्लियामेंट से लगा सकते हैं, यानी कि हम क्या नाम दे सकते हैं, पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज, 2 हाउसेज कौन से हैं बेटा, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो यहाँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि पार्लियामेंट आज हमारे पास है, उस टाइम हम उसको क्या बोला करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि 2 टाइप्स की हमारे पास है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इट मींस हमारे पास है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इट मींस हमारे पास पार्लियामेंट है। तो उस टाइम के हमारे पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा का जो पैटर्न है वो हमने इंडियन सिस्टम से लिया है, सॉरी इंग्लैंड के सिस्टम से लिया है। हमारे पास जो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो इंग्लैंड से ली है। हमारे पास जो लिस्ट है, सब्जेक्ट की जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में स्टडी की। तो ठीक वैसे ही आज हमारे पास ये 2 लोकसभा और राज्यसभा के 2 पार्ट यानी कि पार्लियामेंट के 2 पार्ट है। तो ठीक वैसे ही हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के उस टाइम में उन्होंने 2 डिवीजन किए थे, फर्स्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ ए स्टेट। और सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, इट मींस हम ये कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट ये और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ये 2 पार्ट में डिवाइड किया। कब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो एक्ट पास हुआ था उसके बाद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे यहां से। इसके आगे हमें क्या मिला वो सुनिए। ड्यूल गवर्नमेंट मिली, ड्यूल गवर्नमेंट या हम कहेंगे ड्योरजी सिस्टम इन गवर्नमेंट। According to this governments, subjects are divided into 2 parts. First resort and second transfer. कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व में डाल दिया और कुछ ट्रांसफर में डाल दिया। ओके, रिजर्व में जो डाले थे वो फाइनेंशियल जो सिस्टम था वो, और ट्रांसफर में जो डाले गए हेल्थ और पब्लिक केयर। इट मींस जहां इनकम का सोर्स था वो रिजर्व में डाल दिया और जहां पे ट्रांसफर करने का था, जहां इनकम का सोर्स नहीं था, केवल वर्किंग जिसके अंदर था वो किस में डाल दिया, ट्रांसफर में डाल दिया। इट मींस यहां से इनकम का सोर्स नहीं होता था, यहां से इनकम का सोर्स होता था, यहां से इनकम का सोर्स नहीं होता था। तो हेल्थ और पब्लिक केयर के लिए तब काम करेंगे जब इनकम होगी, इनकम का कोई सोर्स नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट लगा दी। कुछ एक तो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग कर दिया, कुछ एक के पास से उन्होंने किसी प्रकार का सोर्स नहीं दिया।
नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और क्या दिया, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है बेटा, सुनिए, देखिए हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं बेटे, तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और नेक्स्ट हमारे पास है जुडिशरी। तो ये लेजिस्लेचर हमने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ा था। लेजिस्लेचर का काम, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है, इनेक्ट द लॉ, इसका काम इम्प्लीमेंट द लॉ और इसका जस्टिस करना होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव थे ये नॉट रिस्पॉन्सिबल इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली, की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये उन्होंने कब पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ओके, नेक्स्ट स्टडी हम कर रहे हैं बेटा द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट इज कॉल्ड द ब्लैक लॉ, इसको हम ब्लैक लॉ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज द न्यू लॉ, इट इज कॉल्ड ए रोलेट लॉ, रोलेट एक्ट। 1919 में रोलेट एक्ट इम्पोज किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस के लिए। इसमें क्या होता था, कोई भी आदमी अगर सस्पेक्टेड था, इट मीन्स जिसके ऊपर संदेह हो जाता था, तो उसको अरेस्ट किया जाता था और वो ना तो कहीं लॉयर के लिए सपोर्ट कर सकता था, ना ही कहीं अपील कर सकता था, और उसको लंबे टाइम तक 2 साल तक उसको प्रिजनर बनाया जाता। इस प्रकार से रोलेट एक्ट पास हुआ था जो हमारे इंडियंस के लिए पास हुआ था और महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया था। आगे क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इट्स ओके।